सुपर डुपर एक्साइटेड। तो कल का सेशन में सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था कल के सेशन में। कल के सेशन में हमने रूल नंबर 01 पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। ईच और एवरी के जस्ट बाद नाउन आता है तो वो सिंगुलर आता है, अगर ऑफ द के बाद नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है। उसके बाद हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था बोथ एंड का कॉन्सेप्ट। बोथ के साथ एज वेल एज गलत होता है, बोथ के साथ एंड ही सही होता है। बोथ के साथ नॉट भी कभी नहीं लगाते, बोथ के साथ नीदर लगता है। ऑल बोथ नहीं होता, बोथ ऑल होता है। अगर बोथ के आगे कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है तो बोथ माय होता है, माय बोथ नहीं होता। तो ये हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे बोथ के। उसके बाद हमने थर्ड वाला रूल स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को हु और हुम में डिफरेंस बताया था कि हु को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस में, हुम को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे हु और हुम के, जहाँ पे हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस की बात की थी। किसी को कोई डाउट रूल नंबर 3 तक? रूल नंबर 3 को ही आगे बढ़ाते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दिस रूल ओनली। हु और हुम हम पढ़ चुके हैं, अगले दो जो हमको पढ़ने की ज़रूरत है वो है विच एंड दैट। तो अब हम अगले दो जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे कौन से हैं? वो हैं हमारे विच एंड दैट। तो सबसे पहली बात तो ये एक प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विच। सबसे पहले विच को पढ़ते हैं। विच किस चिड़िया का नाम है भाई? विच को आप हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी एनिमल की बात होगी। किसकी बात होगी? एनिमल की होगी, और वो एनिमल पालतू नहीं होना चाहिए। वो एनिमल कैसा नहीं होना चाहिए? वो एनिमल पालतू नहीं होना चाहिए। किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी, किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो आप क्या लगाओगे? आप विच लगाओगे। कोई एनिमल है जो कि डोमेस्टिक नहीं है, पालतू नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ जो हम वर्ड लगाते हैं, जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, वो कौन सा होता है? वो विच होता है। अगली बात, दैट को हम सब जगह लगा सकते हैं। दैट एक तरह का ऐसा प्रोनाउन है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दैट को आप सब जगह लगा सकते हो। ऑल दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। सब कुछ जो चमकता है वो गोल्ड नहीं होता है। तो दैट एक ऐसा शब्द है जिसको आप सब जगह लगा सकते हो। हु और हुम को सिर्फ इंसानों के साथ और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ लगाओगे। विच को जानवरों के साथ जो कि डोमेस्टिक नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाओगे। और दैट जिसके साथ मन मर्जी उसके साथ लगा दो। इंसान के साथ भी दैट लगा सकते हो, जानवर के साथ भी दैट लगा सकते हो, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी दैट लगा सकते हो। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को? एवरीवन, आई होप यस। अगला कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। लेट अस लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे हम विच को यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, विच कहाँ कहाँ यूज़ होता है? नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी लोगों से, 3.6 के बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 2000 हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एक बार सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जैसे जैसे लाइक और शेयर करते जाओ, मुझे बताते भी जाओ, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। बट एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से, इस वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दो। सबसे पहले लाइक और शेयर कर दो। एटलीस्ट 6000 स्टूडेंट्स तो होने चाहिए। हाँ, जल्दी से लाइक और शेयर करके आ जाइए। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ विच। विच के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, विनीता विजिटेड द पार्क विद अ डॉग। कहना है इसे डॉग क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है। अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक एनिमल के साथ क्या होता है? हु लग सकता है, हुम लग सकता है। अच्छा, क्या यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये डोमेस्टिक एनिमल है? हमें तो सेंटेंस देख के नहीं पता चल रहा है ये डोमेस्टिक एनिमल है या नहीं। तो कहने से यहाँ पे मैं विच भी लगा सकती हूँ। तो इस वाले सेंटेंस में विच भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, क्योंकि मुझे सेंटेंस देख के नहीं पता चल रहा है ये डोमेस्टिक एनिमल है या नहीं। अगर सेंटेंस में क्लियरली दे रखा हो डोमेस्टिक एनिमल है तो हु या हुम आएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो विच भी सही है, हु भी सही है और हुम भी सही है। चलो, बॉम्ब कहने से नॉन लिविंग थिंग है। बॉम्ब क्या है? बॉम्ब इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या यूज़ होता है? बिल्कुल सही बोला, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या यूज्ड है? यहाँ पे विच यूज्ड है। द बॉम्ब विच किल्ड 15 पीपल। वो बॉम्ब जिसने 15 लोगों को मार दिया, वो सबसे खराब था। टेररिस्ट आउटरीच, जितने भी टेररिस्ट ने प्रहार किया उसमें से सबसे खराब कौन सा था?
वो बॉम्ब था जिसने 15 लोगों को मार दिया। बॉम्ब नॉन लिविंग थिंग था, इसलिए क्या लगाया, विच लगाया। क्लियर। विच कहाँ कहाँ लगाते हैं, एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अगली बात करते हैं दैट की। दैट कहाँ कहाँ लगाते हैं, दैट इंसानों के साथ भी लग सकता है, एनिमल के साथ भी लग सकता है, चीज़ों के साथ भी लग सकता है। दैट के केस में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन द केस ऑफ दैट। आप लोगों के पास बुक है ना 120 रूल्स की, मार्क करते हुए चलिए। जिन बच्चों के पास बुक है वो मार्क करते हुए चलेंगे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग द थिंग्स डाउन, रूल्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, दैट तो सबके साथ लग सकता है, दैट के ऊपर तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। तो वो गाड़ी जो जसप्रीत ने लेके आया था, वो गाड़ी जो जसप्रीत लेके आया था, खरीदी थी उसने जो, वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस पे चलती है, दैट सबके साथ आ सकता है। वो म्यूजिशियन जिसे अवार्ड मिला वो इंडियन है, इंसानों के साथ भी दैट आ सकता है, दैट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, दैट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। द डॉग, वो जो डॉग है जो स्क्विरल्स को चेस कर रहा था, गिलहरियों के पीछे पड़ा हुआ था, वो जो डॉग है वो किसका है, ब्रिजेश का है, दैट किसी के साथ भी आ सकता है। तो दैट क्या होता है, दैट सबके लिए कॉमन होता है, जहाँ मर्जी हो वहाँ दैट लगा दो। अब दैट बनाया क्यों अंग्रेज़ों ने, जो लोग इंग्लिश बना रहे थे उन्होंने दैट बनाया क्यों, उन्होंने पता दैट क्या सोच के बनाया। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, आई सॉ द डॉग या आई सॉ द मैन एंड द बॉक्स डैश यू वर टॉकिंग ऑफ। अब इस सिचुएशन में क्या लगाओगे बताओ, आई सॉ द मैन एंड द बॉक्स डैश यू वर टॉकिंग ऑफ। हु नहीं लगा सकते क्योंकि बॉक्स लिखा हुआ है, विच नहीं लगा सकते क्योंकि मैन लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे में दैट लगाना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने, इंग्लिश लोगों ने क्या बनाया, दैट वर्ड बनाया कि दैट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ लगा सकते हो वहाँ लगा दो। नहीं समझ में आ रहा क्या लगाना है, दैट को उठा के लगा दो। इस वजह से दैट बनाया गया था। क्लियर, कोई डाउट, हाँ एकदम सही बोला। मैं मोबाइल साइलेंट कर लेती हूँ और ये हो गया मोबाइल साइलेंट। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली बात, इसको ना अपनी कॉपीज़ में बहुत स्टार मार्क करके लिखो, ये जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत बार, हज़ारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होगा अब तक, अगर मैं सारे एग्जाम को काउंट कर लूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज़ द सेम मैन, ये वही इंसान है जिसने कल मेरी गाड़ी चुराई थी। हु स्टोल, ये तो बहुत ख़राब हो गया ना, उसने मेरी गाड़ी चुराई थी। नहीं, मैं कभी गाड़ी चुराने की बात नहीं करूँगी। मैं क्या लिखूँ, हु मेट मी येस्टरडे, जो कल मुझे मिला था। दिस इज़ द सेम मैन हु मेट मी येस्टरडे, ये वही इंसान है जो मुझे कल मिला था। क्या ये सेंटेंस सही है? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। हमेशा याद रखना, हमेशा, कभी भी द सेम लिखा हुआ हो, कभी भी नन लिखा हुआ हो, कभी भी ऑल लिखा हुआ हो, एनी लिखा हुआ हो, द ओनली लिखा हुआ हो, मच लिखा हुआ हो, नो लिखा हुआ हो, द लिटिल लिखा हुआ हो, द फ्यू लिखा हुआ हो, समथिंग लिखा हुआ हो, एनीथिंग लिखा हुआ हो, नथिंग लिखा हुआ हो, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपरलेटिव डिग्री हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटिफुल क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो जब भी ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होंगे, हम कभी भी हु नहीं लगाएंगे, हम हमेशा क्या लगाएंगे, हम हमेशा दैट लगाएंगे। हाँ मैं डर गई थी ना, मुझे ऐसे हुआ अरे मैं सेंटेंस ऐसा बोल रही हूँ, कहीं मैनिफेस्टेशन लग गया और कल मैं सुबह उठूँ मुझे मेरी गाड़ी ही ना दिखे तो। वैसे स्टार मार्क, आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन अगर फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन हो गया तो भी डरने वाली बात है, इसलिए मैंने वो सेंटेंस ही चेंज कर दिया। तो जब भी ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होंगे, जब भी ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होंगे, हमेशा याद रखना ना ही हु लिख लगेगा, ना ही विच लगेगा, केवल और केवल क्या लगेगा बेटा, केवल और केवल दैट लगेगा, और कुछ भी आप नहीं लगा सकते हो। यू कैन नॉट यूज़ एनीथिंग, यू विल ओनली हैव टू यूज़ दैट, आपको सिर्फ और सिर्फ दैट लगेगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू।
चलो अगली बात करते हैं इसी की, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला इस बार 120 रूल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। इस बार का 120 रूल्स क्या डिफरेंट है, आपने अगर कंपेयर कर रहे होंगे, अगर किसी ने पुरानी वाली सीरीज़ देखी है तो पुरानी वाली सीरीज़ में एग्जाम्पल्स नहीं थे, इतने एक्सेप्शंस नहीं थे। इस नई वाली सीरीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, आपके दिमाग में और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आ जाएँ, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी रखे हैं। दिस इज़ द सेम बुक, क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द सेम बुक। द सेम है मतलब विच नहीं आ सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। द सेम है इसका मतलब क्या आएगा, दैट आएगा। दिस इज़ द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग, ये वही किताब है जो तुम पढ़ रहे थे। दिस इज़ द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग, ये वही इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। दिस इज़ द सेम पर्सन दैट आई वॉन्ट टू मैरी, आपने अपनी मम्मी को क्या बोला, दिस इज़ द सेम पर्सन दैट आई वॉन्ट टू मैरी, ये वही इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। मम्मी ने क्या बोला, मेरा बेलन कहाँ है, तो सेम पर्सन क्या लगाया, दैट। ही स्पेंट द लिटिल अमाउंट विच ही हैड, क्या लगा हुआ था, द लिटिल। द लिटिल के साथ विच नहीं लगता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ही स्पेंट अप द लिटिल अमाउंट दैट ही हैड, उसके पास जो थोड़ा सा अमाउंट था वही उसने खर्च कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को जाके एक रोज़ दे दिया। दैट, द लिटिल लगा हुआ था, क्या लगा, दैट। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू, ये बेस्ट है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ये बेस्ट क्या है, इट इज़ वॉट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या लग गया, दैट। क्या समझ में आया कि इन सारे फ्रेजेस के साथ हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो कौन सा होता है, इन सारे फ्रेजेस के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो दैट होता है। हम कभी भी हु, हुम या विच में से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ हु, हुम और विच। एनी प्रॉब्लम्स एनीवन, आई होप समझ में आ रहा है सभी को, everyone is able to understand it। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और ग्रामर ना आपकी टिप्स पे होगी इस क्लास के बाद। ऐसे होगी कोई रात को सोते समय भी आपको से पूछेगा ना कि ये इसके साथ से दैट लगता है या हु लगता है, तो आप बोलोगे इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ दैट लगता है। अब आते हैं एक अगली इंपॉर्टेंट बात में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो है whoever और whomever की। वो बात क्या है, whoever और whomever की। अब ध्यान से समझना इस बहुत इंपॉर्टेंट बात को। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा और वो सेंटेंस क्या था, शी मेट हिम डैश थिंग्स या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी सॉ हिम डैश इज़ अ रॉक स्टार। उसने उससे देखा जो एक रॉक स्टार था। हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, राइट। अगर आप देखोगे तो इस हु से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन लिखा हुआ है। प्रोनाउन कौन सा शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है, तो इस हु से पहले एक नाउन या प्रोनाउन है। अगर कभी भी इस हु से पहले इस हु के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं दे रखा होता है, इफ़ देयर इज़ नो नाउन और प्रोनाउन, अगर वो नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ नो नाउन और प्रोनाउन बिफोर हु और whom, तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, whoever या फिर whomever। जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं whoever या फिर whomever। अगर मैं इस हिम को हटा दूँ तो मुझे बताओ क्या आएगा, शी सॉ डैश इज़ अ रॉक स्टार। शी सॉ डैश इज़ अ रॉक स्टार। अब यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, whoever आएगा। इस नाउन या प्रोनाउन को बोलते क्या है, इस नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट। व्हाट डू वी कॉल इट, इस नाउन और प्रोनाउन को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। इसका मतलब जब एंटीसीडेंट नहीं होता है, व्हेन देयर इज़ नो एंटीसीडेंट, हम वहाँ पे जो वर्ड ऐड करते हैं वो होता है एवर। whoever लगाएंगे या फिर whomever लगाएंगे। एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी whoever और whomever के। तो अगर एंटीसीडेंट है
नाउन या प्रोनाउन है तो हु या हुम आएगा। अगर एंटीसीडेंट नहीं है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो हुएवर या फिर हुम एवर आएगा। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स। नोट डाउन कर लिया? हैज़ एवरीवन नोटेड इट डाउन? यस, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज़ इनवाइट। अब देखो ध्यान से देखना, प्लीज़ इनवाइट कहने से यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो मैंने क्या लगाया? whom एवर। आई एम ईगर टू वर्क विद कहने से इससे जस्ट पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाया? whom एवर। मतलब अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तो आप जो वर्ड लगाओगे वो क्या लगाओगे? हु या हुम के आगे यू विल ऐड द वर्ड एवर इन फ्रंट ऑफ हु और हुम। आप इन दोनों के आगे जो शब्द लगाओगे वो क्या होगा? एवर। प्लीज़ इनवाइट हुम एवर यू चूज़। जिसको भी तुम चूज़ करते हो उसको इनवाइट कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे भी केट शादी करेगी हमारा कोई मैटर नहीं है उसमें। मैं उस इंसान किसी से भी काम कर लूँगी जिसको डेल मेरे पार्टनर की तरह सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे हुम एवर या फिर हु एवर लगाया। रूल नंबर 3 सभी को क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? हु कहाँ पर लगेगा, हुम कहाँ पर लगेगा, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर कल की क्लास नहीं देखी है बेटा तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म हो कल वाली क्लास ज़रूर देखना। ये पूरी सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है। पहले तो मुझसे वादा करो एक, मुझे पता है आप लोग अपने वादे हमेशा पूरे करते हो और इसीलिए मैं सब लोगों से चाहती हूँ कि मुझसे एक वादा करो कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करोगे। आई वॉन्ट दिस प्रॉमिस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि ये सीरीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, कहीं से कुछ भी हो जाए, बट मैम ये सीरीज़ हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ये वादा चाहिए मुझे सभी से। चलो मिल गया वादा, धन्यवाद। अब आ जाते हैं रूल नंबर 04 पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 04। रूल नंबर 04 को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस के गोल्डन रूल्स। इसको मैं क्या बोलती हूँ? गोल्डन रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। दे आर द गोल्डन रूल्स। अब ये गोल्डन रूल्स क्या हैं, एक एक करके समझते हैं इन सारे के सारे गोल्डन रूल्स को। सबसे पहले तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा रिजल्ट है। अगर मैं घर देर से गया तो मम्मी करेगी पिटाई। कंडीशन क्या हो गई? अगर मैं घर देर से गया, घर देर से पहुंचा। इफ़ आई रीच होम लेट, अगर मैं घर देर से पहुंचा, रिजल्ट क्या निकला? मम्मी करेगी पिटाई। मदर विल बीट मी, माई मदर विल वेलकम मी, मुझे वेलकम करेगी मदर किस चीज़ से? विद अ बिग स्टिक, मुझे वेलकम करेगी एक बड़े डंडे से। तो देयर इज़ द कंडीशन कि अगर मैं घर लेट पहुंचा, ये क्या है हमारी? दिस इज़ आवर कंडीशन। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या हो गया? ये रिजल्ट हो गया। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है अ सेंटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। देयर इज़ अ कंडीशन इन इट एंड देयर इज़ अ रिजल्ट इन इट। उसमें एक कंडीशन भी होगी और उसमें एक रिजल्ट भी होगा। अब इन कंडीशनल सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंसेस। ध्यान से देखते हैं तीनों कॉन्सेप्ट्स को। लेट्स लुक एट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से समझना। पहला टाइप 1, गोल्डन रूल नंबर 1। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान से लिख लेना इस चीज़ को भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग रहा है। हो सकता है डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो, और अगर पैसिव वॉइस हो तो इज़ एम आर के साथ क्या लगा हुआ हो? इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो। तो अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है
तो रिजल्ट में क्या आएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। कोई भी मॉडल अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आएगा और उसके साथ क्या होगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी विल यूज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद देम। अगर मेरी कंडीशन सिंपल पास्ट में हो, अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी, डोंट वरी। पहले इस टेबल को बना लो अपने पास, जिन जिन बच्चों के पास ये टेबल नहीं बनी हुई है इस टेबल को बना लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर हैड के साथ बीन आएगा, और क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो विल प्लस V1, सिंपल पास्ट होगा तो वुड प्लस V1, पास्ट परफेक्ट होगा तो वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बच्चे? 120 रूल्स की बुक अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल रात तक आ जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। अगर आप उस चैनल पे हैं तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। जिन बच्चों को नोट्स बनाने का मन नहीं है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है, वो नोट्स मत बनाओ। ये सारी की सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। एक एक चीज़ जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो एक एक चीज़ किताब के अंदर है। तो जिन बच्चों को नोट्स नहीं बनाने, मत बनाओ, कोई बात नहीं, समझ लो बैठ के आराम से। नोट्स बनाने की टेंशन मत लो, सारी की सारी चीज़ें किताब में है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ध्यान से समझना। इफ़ आई स्टडी, फर्स्ट वाले सेंटेंस को अगर मैं देखूं, कंडीशन किस में, कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। इफ़ आई स्टडी, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, विल प्लस V1। इफ़ आई स्टडीड, कंडीशन किस में हो गई, सिंपल पास्ट में, तो रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, वुड प्लस V1। ध्यान से देखना, गोल्डन रूल नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 3। कंडीशन कौन से टेस्ट में है, पास्ट परफेक्ट। इफ़ आई हैड स्टडीड, रिजल्ट में क्या लगा हुआ है, वुड प्लस हैव प्लस V3। तीनों ही रूल्स थे। क्या तीनों रूल समझ में आए? क्या तीनों गोल्डन रूल समझ में आए? अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो विल प्लस V1, अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो वुड प्लस V1, अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो कोई भी मॉडल वर्ब प्लस V1। तो क्या लिखा हुआ है, मे प्लस, मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस V1। कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या लिखा हुआ है, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट। क्या सारे रूल्स क्लियर है? अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्ज़ाम पास कर दूंगा, अगर मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर गया होता, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मेरा एग्ज़ाम पास हो गया होता। अगर तुम्हारी फाइल्स ऑर्डर में है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। अगर तुम वज़न कम करना चाहते हो तो तुम्हें कम फैट डाइट खानी चाहिए। If I study, I'll pass the exam. If I pass the exam, I'll get married. If I get married, I'll be happy. If I'll be happy, if I want to get married, I need to get a job. सब में क्या लग रहा था, कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में थी, और रिजल्ट में क्या लग रहा था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई डाउट किसी को भी, कोई दुविधा? आई होप नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, सारे सेंटेंसेस पढ़ के देखो और मुझे बताओ इन वाले सेंटेंसेस में कोई डाउट है? इफ आई लिव्ड नियर माई मेट्रो, सिंपल पास्ट, तो क्या लग रहा है, वुड प्लस V1, मतलब गोल्डन रूल नंबर 2। इफ आई वर यू, सिंपल पास्ट, मीन्स गोल्डन रूल नंबर 2।
इफ़ वी हैड फाउंड मीन्स गोल्डन रूल नंबर 3. हैड यू ओबेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब गोल्डन रूल नंबर 3. अगर मेरा घर मेट्रो स्टेशन के पास होता तो मैं काम पर समय पर पहुंच जाती. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कुछ छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाती घर के पास, मतलब कुछ पेड़ लगाती. अगर हमें वो पहले मिल गया होता तो हम उसे अरेस्ट कर चुके होते और क्राइम को होने से रोक चुके होते. अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो इस फायर एक्सीडेंट को हम रोक सकते थे. ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, हैड से स्टार्ट हो रहा है बट दिस इज ऑल्सो कंडीशनल सेंटेंस. अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को ओबे किया होता तो इस फायर एक्सीडेंट को रोका जा सकता था. वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कोई डाउट किसी को भी? वुड के साथ बी क्यों है? क्योंकि बी क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा. कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के इस रूल में? आई होप नहीं है, किसी को भी नहीं है. आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक जगह जहाँ पे ये रूल नहीं लगता, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे ये रूल नंबर 4 नहीं लगता. अभी एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं, सभी को एक्सेप्शंस पढ़ने हैं. वो इसको बोलते हैं ज़ीरोथ कंडीशनल. किस नाम से जानते हैं इसको? इसका नाम होता है इस एक्सेप्शन का ज़ीरोथ कंडीशनल. ये ज़ीरोथ कंडीशनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक चीज़ थी जो मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो सच होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है. कितने बच्चों को ये बात पता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए. द सन राइजेज इन द ईस्ट, हनी इज स्वीट. कोई भी ट्रुथ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है. तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा कि भाई पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो वो बॉयल ही करेगा ना, ये कोई कंडीशन या रिजल्ट नहीं है. ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा सच होगी. तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा सच होती है, उस केस में ये वाले रूल्स नहीं लगते हैं. और उस केस में चाहे कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, सब कुछ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है. अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उस केस में जो अभी हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े वो नहीं लगते हैं. चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में जो टेंस यूज़ होगा इट विल ओनली एंड ओनली बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तो वो बॉईल करेगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है. अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वेपर में टर्न हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? यू विल ऑलवेज यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. यू विल नॉट यूज़ रूल नंबर 4 ऑफ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर. कोई डाउट किसी को भी? एनी डाउट्स एनीवन? आई होप नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है. चलिए, तो आज हमने बेसिकली 2 सबसे बड़े बड़े रूल्स कवर किए हैं, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. अब मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहती हूँ. मैं आप लोगों से क्या चाहती हूँ? मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे कि वो सेंटेंसेस सही हैं या गलत है. राइट? पहला सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज़ द गर्ल whom I think everyone loves. ये सेंटेंस आपको बताना है ये सही है गलत है. और एक और सेंटेंस मैंने लिखा, इफ़ I were you I would have done it. अगर ये गलत है तो इनका सही वाला बताना है, और अगर ये सही है तो बताना है ये सही है या गलत है. सभी बच्चों के लिए ये होमवर्क है. 2 रूल्स जो आज हमने पढ़े हैं